हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम संचारण के ही एक अन्य टॉपिक जिसमें संचारण की दर को किस तरह से प्रभावित या संचारण को प्रभावित करने वाले कारक या ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें संचारण ज़्यादा से ज़्यादा होता है या संचारण कम होता है, अर्थात संचारण की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। रेट ऑफ या फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन। तो संचारण की जो दर है वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। एक तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो भागों में इसको हम देखेंगे। एक तो धातु की प्रकृति, दूसरा है वातावरणीय कारक। इन दोनों बातों पर निर्भर करता है कि आगे कोई भी जो मेटल है उसका संचारण होगा और होगा तो किस रेट से होगा। तो पहले हम बात करें धातु की प्रकृति या नेचर ऑफ मेटल के बारे में। कोई जो धातु है वो धातु वैद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसमें उसका स्थान कितना, कहाँ पर है, ऊपर है या नीचे पर। तो ऐसे धातु जिनका कि उच्चतर स्थान पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अति सक्रिय धातु होते हैं और उनका संचारण बहुत तीव्रता से या तीव्र गति से होता है। कुछ जो धातु होते हैं वो उस श्रेणी में बिल्कुल नीचे की ओर होते हैं, इसलिए उनका संचारण नहीं होता है। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि धातु की सक्रियता के आधार पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि उसका आगे फर्दर कोरोजन होगा या नहीं होगा। दूसरी बात है धातु की शुद्धता। कोई भी जो मेटल है वो किस लेवल तक प्योर है। अगर तो कुल मिला के बात यह कि अगर शुद्ध धातु है तो शुद्ध धातु होगा तो संचारण की जो रेट है वो भी कम से कम होगी, संचारण की दर है वो भी कम से कम होगी। अशुद्ध धातु का संचारण बहुत ज़्यादा होगा। उसका जो कारण है वो कि यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें अशुद्धता के कारण दूसरे मेटल की अशुद्धता होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फॉर्मेशन होता है और इस तरह से जो मेटल है वो बहुत शीघ्रता से कोरोडेड हो जाते हैं। इसलिए धातु शीघ्र शुद्ध होना चाहिए। एनोड एवं कैथोड का आपेक्षिक क्षेत्रफल। कैथोड और एनोड का जो आपेक्षिक क्षेत्रफल है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। यदि बहुत छोटा एनोड है और बड़ा कैथोड है तो संचारण की दर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसका उल्टा है। कैथोड का क्षेत्रफल बहुत छोटा है और एनोड का बड़ा है तो संचारण कम होगा। संचारण को हम इस तरह से जो दर है उसको इस तरह से दे सकते हैं कि इसकी जो दर है वो सामान्यतः कैथोडिक क्षेत्रफल एवं एनोडिक क्षेत्र के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात एनोड का क्षेत्र कम होने पर संचारण कम होगा। ऑक्साइड की प्रकृति। जो धातु का जब एक बार ऑक्साइड बन गया या ऑक्सीजन से उसका एक तरह से कोरोजन हो गया और ऑक्साइड बन गया, तो जो ऑक्साइड बना है इस ऑक्साइड के बनने के बाद में इस ऑक्साइड की प्रकृति किस तरह की है। इस ऑक्साइड का आयतन धातु के आयतन की तुलना में ज़्यादा है तो वो पूरे धातु को कवर कर लेगा, इसलिए अंदर उसका जो संचारण नहीं हो पाएगा। धातु का जो ऑक्साइड बन रहा है वो ऑक्साइड अगर वाष्पशील है तो धातु की जो सतह है उससे वह शीघ्र ही हट जाता है और धीरे धीरे करके तुरंत ही हम ये मान के चलते हैं कि वो एक तरह से डिसअपियर हो जाता है धातु करीब करीब। जैसे मॉलिब्डेनम का संचारण होता है ये इसी प्रोसीजर के थ्रू होता है। वातावरणीय कारक। कई ऐसे कारण हैं, वातावरणीय कारक है जिनकी वजह से भी संचारण बहुत शीघ्रता से होता है। इसमें सबसे बड़ी ताप। जैसे जैसे टेम्परेचर में वृद्धि होती है वैसे वैसे जो है संचारण में वृद्धि होती है। आर्द्रता या नमी। नमी जितनी ज़्यादा होगी वातावरण के अंदर, आर्द्रता जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का फॉर्मेशन होगा तो संचारण की दर भी ज़्यादा बढ़ेगी। पीएच का मान कम होने पर, अर्थात पीएच का मान घटने पर माध्यम एसिडिक हो जाता है, इसलिए संचारण की दर भी बढ़ जाती है। विद्युत अपघट की उपस्थिति के कारण संचारण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न तरह से एक तरह से ऑक्सीजन सांद्रता सेल बनने के कारण संचारण ज़्यादा हो जाता है। अब बात ये आती है कि संचारण से हम किस तरह से बचाव करें, संचारण का कैसे रोकथाम करें। तो संचारण के रोकथाम इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जैसे रेलवे का में आयरन है और इंडस्ट्रीज में आयरन है या अदर मेटल्स है, उन मेटल्स का विनाश हो जाता है संचारण की वजह से। इसलिए हमको बहुत सारा जो लॉस है, बहुत सारा नुकसान संचारण की वजह से उठाना पड़ता है। तो इसलिए हमको संचारण से प्रिवेंशन के जो कारण है वो भी ढूंढने होंगे। सबसे पहली बात तो ये कि उपचार इसका हम इस तरह से करें, आंतरिक उपचार करें मेटल का।
और बाह्य उपचार भी कर सकते हैं इसका। तो हम दोनों के बारे में हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, आंतरिक उपचार और बाह्य उपचार के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल का आंतरिक उपचार, इंटरनल मेजर्स। शुद्ध धातु की जो समांग प्रकृति, सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि एक तरह से संक्षारण प्रतिरोधी होती है, लेकिन जैसे ही धातु में अशुद्धि आ जाती है तो वहाँ पर सूक्ष्म वैद्युत रासायनिक शैल का निर्माण हो जाता है और संक्षारण हो जाता है। अतः संक्षारण के रोकने के लिए यह आवश्यक है कि जो भी हम धातु प्रयोग करते हैं, जो भी हम धातु यूज करते हैं, वो धातु बिल्कुल हाई क्वालिटी की, प्योरिटी वाली होनी चाहिए, शुद्धता वाली होनी चाहिए। तभी हम एक तरह से उस संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। एक सेकंड जो कंडीशन है वो है अलॉय फॉर्मेशन या अलॉइंग। मिश्र धातु के बनने से सामान्य से संक्षारण से बचाव हो सकता है। मिश्र धातुओं में बेसिकली मिश्र धातुओं से क्या है, ये एक तरह से धातुओं के ठोस समांगी विलयन होते हैं और धातु का संक्षारण रोकने के लिए मिश्र धातु हम बना लेते हैं और जो कि अम्ल और जंगरोधी होते हैं। जैसे लोहे में जब हम क्रोमियम मिला देते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील बन जाता है। एक हम थर्मल ट्रीटमेंट भी दे देते हैं धातु का। तो धातु का हीट ट्रीटमेंट हम जब देते हैं नियंत्रित परिस्थिति में, जब धातु को गर्म करके और फिर ठंडा किया जाता है, तो इस प्रकार की ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल कह सकते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि धातु की जो सूक्ष्म एक तरह से माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें अल्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से जो धातु है उस धातु की संक्षारण के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ती है। तो जैसे हम लोहे में तापीय उपचार के लिए विभिन्न टेक्निक काम लेते हैं। क्वेंचिंग का मतलब होता है समन, हिंदी में उसको समन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, धातु को करीब 850 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और उसको शीघ्रता से एकदम तेल या ठंडे पानी में डिप कर दिया जाता है, जिससे कि उसमें कठोरता और भंगुरता आ जाती है। एक प्रोसेस होता है टेम्परिंग, जैसे हम, तो ये जो टेम्परिंग की प्रक्रिया होती है इसमें करीब 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके और फिर धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है, तो इससे इसकी जो भंगुरता है वो समाप्त हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को हम टेम्परिंग कह सकते हैं। एक और प्रोसीजर होता है एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है तापानुशीतन, जैसा कि नाम से भी देते हैं, टेम्परेचर दो और धीरे धीरे ठंडा करो रूम टेम्परेचर तक। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें धातु को हाई टेम्परेचर तक, यानी इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे टेम्परेचर तक धीरे धीरे गर्म किया जाता है और गर्म करके कमरे के तापमान तक ठंडा किया जाता है। तो सामान्यतः हमको जो स्टील प्राप्त होता है उसमें उसके जो इंटरनल टेंशन्स होते हैं, उनके जो वॉइड्स में फंसी हुई गैस वगैरह है वो रिलीज हो जाती है और इस प्रक्रिया में एक तरह से जो धातु है उसमें गैल्वेनिक सेल फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। इसमें इंटरनल टेंशन हट जाते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ सुधर जाती है, टेंसिल डक्टिलिटी, ये सब कैरेक्टर इसके धातु के सुधर जाते हैं और अल्टीमेटली गैल्वेनिक सेल का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर वो रुक जाती है। इससे धातु का संक्षारण नहीं होकर के उसमें संक्षारण प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। अब बात आती है धातु का हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट कैसे करें। ये तो हो गया इंटरनल ट्रीटमेंट। अब बात आती है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या बाह्य उपचार कैसे करें धातु का, जिससे कि वो संक्षारण प्रतिरोधकता उसमें बढ़ जाती है। एक बात होती है जिसे हम बोलते हैं मेटल कोटिंग, धातु लेपन या धातु के ऊपर परत चढ़ाना दूसरे धातु की, उस धातु के ऊपर, जैसे बेस धातु हम बोल रहे हैं, मूल धातु बोल रहे हैं, जिस धातु का अपन को संक्षारण रोकना है, जिस धातु को हमको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना है, उस धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु की एक तरह से परत चढ़ाकर धातु के संक्षारण से बचाव किया जाता है। तो ये जो परत होती है ये धातु तथा वातावरण के मध्य एक तरह से एक अवरोध या संक्षारण प्रतिरोध का कार्य करती है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मेटेलिक कोटिंग या धात्विक लेपन की प्रक्रिया कहलाती है। अब धातु लेपन की जो विधियां होती है, इस विधि में सबसे पहले हम बात करेंगे हॉट डिपिंग मेथड। हॉट डिपिंग जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या करते हैं हम, जो मूल धातु होता है उस मूल धातु से कम गलनांक वाली धातु, खास करके जैसे टिन है, जिंक है, लेड है, एल्यूमिनियम है, इसको मूल धातु पर जिसका कि गलनांक अधिक होता है के ऊपर लेपित किया जाता है।
तो इसके लेपन से मूल धातु एक तरह से संरक्षित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो मूल धातु होता है उसको इन धातुओं के जो पिघली हुई अवस्था है, इन धातुओं के पिघली हुई अवस्था में उनको हम डिप करके बाहर निकाल लेते हैं। तो मूल धातु पर एक सुरक्षात्मक एक पतली लेयर चढ़ जाती है। जैसे लोहे पर हम जिंक की जो परत चढ़ाते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहलाती है। जैसे आपसे कोई कहते हैं भाई जीआई पाइप का मतलब क्या होता है, या जीआई सीट का मतलब क्या होता है। जीआई सीट और जीआई पाइप का मतलब होता है, पाइप तो वो लोहे का होता है, लेकिन उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ, हॉट डिपिंग किया हुआ है। उसके ऊपर हमने क्या किया हुआ है, परत चढ़ाई हुई है, किसकी, जिंक की। तो इसे हम क्या कह देते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई। जैसे घरों में पानी की बिजली की फिटिंग जो पाइप होते हैं लोहे के, वो क्या होते हैं, जीआई पाइप होते हैं। ऐसे ही टिन की परत चढ़ाना, जिसे हम टिनिंग कहते हैं, लोहे के ऊपर अगर टिन की परत चढ़ा दी जाए तो ये प्रक्रिया टिनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। धात्विक आच्छादन या मेटेलिक क्लेडिंग, इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, मूल धातु पर हम एक या दोनों ओर किसी दूसरे धातु की स्थायी परत बंधत कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो सीट्स है उसको हम क्या करते हैं, भारी रोलर के साथ में गुजारा जाता है। तो ताप और दाब के प्रभाव से धातु आपस में स्थायी रूप से जुड़ जाती है। जैसे खास करके निकल है, कॉपर है, लेड है, इनका उपयोग हम मेटेलिक क्लेडिंग के लिए करते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि जो मूल धातु है उस मूल धातु के ऊपर जो जिस मेटल की हमको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसकी परत चढ़ाई जाती है, जिससे मूल धातु यहाँ पर कैथोड की तरह, और जो कोटिंग मेटल है अर्थात जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जानी है वो मेटल एक तरह से एनोड की तरह यहाँ पर आपका एक तरह से इनर्ट मेटल का बना लेते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर जो कोटिंग मेटल है उसका विलेय लवण यहाँ पर हम काम में ले लेते हैं और उसको बैटरी से जोड़ दिया। जैसे डीसी करंट फ्लो होगा तो जो एनोड है, एनोड के आयन धीरे धीरे करके कैथोड के ऊपर चलकर उस पर जमा हो जाते हैं, उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म लेयर चढ़ जाती है। इसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। खास करके एयू, एजी, निकल, क्रोमियम आदि का हम एफई के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। सीमेंटेशन और सीमेंटीकरण। सीमेंटीकरण की जो प्रक्रिया होती है ये एक इस प्रकार का टेक्निक है, एक इस प्रकार की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, जो मूल धातु होता है उस मूल धातु के साथ में कोटिंग मेटल के चूर्ण को गर्म किया जाता है और इस तरह से कोटिंग मेटल की, या कोटिंग मेटल से हमारा सीधा मतलब क्या है, जिस मेटल की हमको उसके ऊपर परत चढ़ानी उसे हम कोटिंग मेटल कहते हैं। उसकी एक परत, पतली परत मूल धातु पर बन जाती है और इस प्रक्रिया को हम सीमेंटीकरण कहते हैं। सीमेंटीकरण के लिए जैसे अगर लोहे पे हम जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आदि की हम चढ़ा देते हैं तो इस तरह से ये जो बाह्य परत है एक मिश्र धातु की पतली परत का एक सुरक्षात्मक निर्माण हो जाता है यहाँ पर। जैसे लोहे पर जिंक का हम सीमेंटीकरण अगर कर दे तो इसे हम शेरडिंग बोल देते हैं, है ना। और अगर आयरन के ऊपर हम एल्यूमिनियम का करते हैं तो कलरिंग बोल देते हैं। एफई पर अगर क्रोमन का बोल देते हैं हम क्रोमनाइजिंग बोल देते हैं। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के मेटल का हम क्या कर सकते हैं, सीमेंटीकरण कर सकते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है कि कंप्लीट मेटल के चूर्ण के साथ में जब रिएक्शन करवाई जाती है, अपर लेयर के साथ में वो मेटल बेस मेटल के साथ में एक एज ए अलॉय फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे ऊपर का जो केस है उसका वो हार्ड हो जाता है, जिसे हम केस हार्डनिंग भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है इसे हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें मेटलिक स्प्रेइंग। मेटलिक स्प्रेइंग या धातु फुहार, ये जो विधि है इसमें हम एल्यूमिनियम, कॉपर आदि धातु को पिघला करके जो मूल धातु है उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो स्प्रे के लेपन से जो मूल धातु पर एक दृढ़ता से ये जो स्प्रे मेटल है वो चिपक जाता है और धातु का एक तरह से संक्षारण से बचाव हो जाता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स, कार्बनिक निरोधक पदार्थ। कार्बनिक निरोधक ऐसे पदार्थ जिनको संक्षारण वातावरण में मिलाने से एक तरह से संक्षारण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, ब्रेकडाउन कर देते हैं, तो उन्हें संक्षारण निरोधक पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ धातु के साथ में अभिक्रिया करके एक अविलेय चिपकने वाला एक परत बन जाती है।
जो कि धातु तथा कोरोसिव वातावरण के बीच में एक अवरोध का कार्य करती है और संक्षारण की जो दर है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलाना होता है, एक तरह से कैथोड के एरिया में मिलाना होता है, जिससे कैथोडिक और एनोडिक टर्मिनल की जो रिएक्शन सेटअप होने की कोशिश होती है वो उसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो खास करके जो मर्केप्टेन है, अमीन है, यूरिया है, थायूरिया है, इस तरह के कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनको हम कैथोड के वातावरण में मिला देते हैं, जिससे विद्युत रासायनिक जो संचारण या विद्युत रासायनिक जो सेल की प्रक्रिया है वो एक तरह से रुक जाती है और धातु का संचारण भी नहीं होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोसीजर्स है जिनकी सहायता से हम किसी भी मेटल का जो कोरोजन है उस कोरोजन से प्रिवेंशन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। थैंक यू।